दिस इज मेहनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। क्लास स्टार्ट करेंगे 36 एमसीआरई 2025 की क्लास नंबर 36 है। आपको पता है रिवीजन हम करा रहे हैं, तो रिवीजन में क्या मिलता है आपको, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और जितना भी इससे संबंधित डाटा जो होता है थ्योरेटिकल पोर्शन वो हम आपको करवाते हैं। तो आज की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप एमसीआरई के अलावा कोई और एग्जामिनेशन लाइक जमशेदपुर, आईआईटी और डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन जहाँ पर सीसीएस रूल्स आपके पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास। तो रिवीजन क्लास का पहला क्वेश्चन होगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स एप्लीकेबिलिटी टू अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ। देखो एक कंपैशनेट होती है अपॉइंटमेंट, आपको पता है किसी फैमिली मेंबर को मिलती है, डेथ केस भी हो सकता है कंपैशनेट का, आपको पता है मेडिकल अनफिटनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को किसी एक को जॉब है जो ऑफर की जाती है, जॉब मिलती है डिपेंडेंट्स को, तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी अगर आपने देखनी है तो क्या होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज इन सर्विस इंक्लूडिंग डेथ बाय सुसाइड, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 55 years, 57 in case of group D, a member of armed forces who died in service killed in action is medically bored out and unfit for civil employment, all of the above। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि अगर सर्विस के दौरान किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और या वो सुसाइड भी कर लेता है तो भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलती है डिपेंडेंट्स को ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है किसी मेडिकल ग्राउंड पर लेकिन 55 साल की उम्र पूरी होने से पहले, अगर 55 की उम्र पे जाके मेडिकली अनफिट होता है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ग्राउंड नहीं बनता है। तो मिनिमम 55 होनी चाहिए और ग्रुप डी के लिए 57 होनी चाहिए, ग्रुप डी लाइक एमटीएस। ठीक है, तो पता लग गया आपको। पहला तो यह है कि सर्विस में डाई करता हो, डेथ बाय सुसाइड भी होगा तो भी वैलिड होता है, रिटायर्ड होगा मेडिकल ग्राउंड्स पे 55 साल की उम्र से पहले, और एमटीएस है तो 57 साल की उम्र से पहले। एक मेंबर आर्म्ड फोर्सेस का जो डाई हो जाता है सर्विस के दौरान या किसी लड़ाई या युद्ध के दौरान और मेडिकली बोर्ड आउट भी हो जाता है या अनफिट हो जाता है सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है डिपेंडेंट्स की वो एप्लीकेबल हो जाती है डिपेंडेंट की फैमिली मेंबर को। ठीक है, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है। तो अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है तो लास्ट में ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बताते हैं, बताओ क्या आंसर होगा इसका। 10 सेकंड आपके लिए, बाकी फिर हमारे लिए। तो बच्चों आपका टाइम ओवर होता है, इसका आंसर आपका डी होगा। डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आपने ये तीनों के तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं कि इस केसेस में अपॉइंटमेंट कंपैशनेट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, चलो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के मेथड बताने हैं आपने कौन कौन से हैं, हम करा चुके हैं आपको। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको डीआर बोला जाता है, प्रमोशन हो सकता है क्या, एब्जॉर्प्शन हो सकता है क्या, रीएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डेपुटेशन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, या ये सारे। ठीक है, अब हो सकता है इनमें से एक ऑप्शन हमने गलत डाला। तो 10 सेकंड का टाइम आपके लिए। उस 10 सेकंड के दौरान अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को लाइक करेंगे अगर आपका आंसर ठीक होगा तो बताइए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, एब्जॉर्प्शन, रीएम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, डेपुटेशन, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बताओ कौन सा है। तो इसका आंसर अब बताने का टाइम है कि एच होगा। एच में कौन सा लिया है हमने ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो तरीके हैं भर्ती होने के रिक्रूटमेंट के, वो एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो आप लोग कर रहे हो अपने एमसीआरई के लिए, एक प्रमोशन है जो आप एमसीआरई में अगर ज्वाइन कर लोगे किसी एम्स के अंदर, वहां पे बाय प्रमोशन अगर आपका सिलेक्शन कभी होगा तो वो बाय प्रमोशन होगा। एक एब्जॉर्प्शन होता है, रीएम्प्लॉयमेंट होता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेपुटेशन होता है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं होता है या ये सारे होते हैं। तो अब आपने कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके तो आप बता ही चुके होंगे अगर बताया होगा तो। ठीक है, चलो सारे के सारे हैं, याद कर लेना। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फॉर्म, फीडर ग्रेड। ये फॉर्म का ना बच्चों फ्रॉम है, क्या है ये, फ्रॉम है।
फ्रॉम फीडर ग्रेड पोस्ट टू हायर पोस्ट इन हायरार्की एज पर द प्रोविजन ऑफ द आरआर। आरआर का मतलब होता है रिक्रूटमेंट रूल। आरआर ऐसे लिखा है तो रिक्रूटमेंट रूल्स। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपने बताना है फीडर ग्रेड में। अगर हायर पोस्ट के लिए आप जाते हो तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, डेपुटेशन होता है, प्रमोशन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, बाकी फिर हम आंसर बताएंगे। बताइए आप आंसर। एब्जॉर्प्शन है, डेपुटेशन है, प्रमोशन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बच्चों आपका प्रमोशन। क्या होगा वो? प्रमोशन होगा। क्योंकि प्रमोशन में ही ऐसा होता है, लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड आप उसी हायरार्की में, उसी कैडर के अंदर जाते हो, तो इस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को हम प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ प्रमोशन, अब ये भी प्रमोशन का ही है, यहां पे भी ये गलत हो गया, जब वहां पे गलत था तो ये फ्रॉम है। पीरियड ऑफ प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर बट विद इन द सेम ग्रुप ऑफ पोस्ट। एग्जाम्पल, ये देखो बच्चों गलती है, ये हर जगह है ना, फ्रॉम होता है, फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप सी। अब देखो किसी की अब पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से प्रमोशन हुई उनकी, और वो उस ग्रेड पे से दूसरी ग्रेड पे में चले गए, लेकिन ग्रुप सेम रखा उन्होंने। पहले भी ग्रुप सी के एम्प्लॉय थे, अब भी ग्रुप सी के एम्प्लॉय हैं, तो क्या उनका पीरियड रहेगा प्रोबेशन का? या जो प्रोबेशन वो पहले कट कर चुके हैं, अपना प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं सक्सेसफुली, क्या वो काम आ जाएगा? तो ऑप्शंस हैं, आपने आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 2 साल का, तीसरा 1 साल का, चौथे में नहीं है, मे बी 1 साल या 2 साल। तो देखो कुछ बच्चे जिनको नहीं आइडिया होगा शायद 1 ईयर 2 ईयर कर दें, किसी को लगेगा नहीं नहीं प्रमोशन में है तो 1 साल कर देते हैं, है ना, जबकि ये दोनों गलत है। और बच्चों ये आंसर आपका ठीक हो जाता है। तो पीरियड ऑफ प्रमोशन वन ग्रेड टू अनदर विद इन द सेम ग्रुप ऑफ द पोस्ट, वो आपका हमने बता दिया, वो क्या आएगा? नो प्रोबेशन आएगा। ठीक है, अब ये रूल्स होते हैं, ये हम आपको होपफुली पहले भी बता चुके हैं, अगर क्लास में आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, चलो एक स्लाइड आपके लिए रखी है, ये इसमें पीरियड ऑफ प्रमोशन की बात करेंगे हम, और आपको क्लियर कर देंगे सारी तस्वीर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पीरियड ऑफ प्रमोशन। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया सी टू सी, यहाँ पे सी टू सी का मतलब ग्रुप सी है। ठीक है, अगर ग्रुप सी से ग्रुप सी कोई प्रमोट हुआ तो क्या रहेगा उनका प्रोबेशन? तो अभी आंसर बताया था नो प्रोबेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा नो प्रोबेशन। एक केस समझा दिया आपको। दूसरा केस आ जाता है बच्चों आपका सी टू बी या बी टू सी, कुछ भी हो सकता है। अब आपका ग्रेड जो कैडर है वो चेंज हो गया, ग्रुप चेंज हो गया। तो अब ग्रुप चेंज हो गया ना, तो देखो या तो मेंशन हो, मेंशन हो, इफ नॉट, अगर मेंशन नहीं है तो 2 इयर्स। ये क्लियर है। अगर मेंशन है, मान लो 1 साल लिखा है तो 1 साल चलेगा। अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ, रिक्रूटमेंट रूल में कहीं मेंशन नहीं किया उन लोगों ने, तो आपको 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप सेम ग्रुप में प्रमोट होते हो तो प्रोबेशन नहीं रहता है। ये चीज क्लियर हुई ये प्रमोशन के केस में। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में भी होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोचोगे सर हमें क्यों समझा रहे हो, हमें तो प्रोबेशन बिल्कुल काटना पड़ेगा आपको भी, है ना। चलो, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के केस में क्या होता है, नोट कर लेना इस चीज को। अगर 7600 जीपी ग्रेड पे से ऊपर, 7600 ग्रेड पे या इससे ऊपर अगर आपका सिलेक्शन होता है, इससे ऊपर अगर इसका सिलेक्शन होता है, जिसमें हम आपको ये भी बता देते हैं मैक्सिमम एज 35, मैक्सिमम एज 35 एंड अबव रखी गई थी, और उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो नोट कर लेना एक और भी कंडीशन है, ट्रेनिंग। अगर इसके अंदर ट्रेनिंग नहीं है तो आपका केवल 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। बाकी ये कंडीशन ऊपर वाली आप फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है, 7600 से बिलो कोई भी,
तो वही है जो आपका होगा 2 साल का। तो अगर एम्स में आपका सिलेक्शन होगा बच्चों तो 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, यही यहीं से रूल निकल के आता है। ठीक है। अब एक केस आप बोलो तो ऐसा भी बता दे जिनका होता ही नहीं, नो प्रोबेशन। नो प्रोबेशन एक तो आपको बता दिया प्रमोशन के केस में था, लेकिन ये वाला जो केस है ये कब है, अगर जॉब ही कॉन्ट्रैक्ट की है तो उसमें तो कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट की हो, शॉर्ट शॉर्ट नहीं टेन्योर बेसिस का हो, टेन्योर पोस्ट हो, टेन्योर बेसिस, री एम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सा री एम्प्लॉयमेंट है, आफ्टर सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन बोलते हैं जब 60 साल या जो भी रिटायरमेंट की एज है उसको पूरा करके आप जॉब ज्वाइन करोगे कल को, तो है ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों। सुपर एनुएशन का क्या मतलब है, 60 ईयर के बाद का। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो अब आप हमने आपको जो है थ्योरी है वो कंप्लीटली समझा दी है, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, है ना। उसी स्लाइड पे लिख दिया हमने जिस पे वो आना था, पहले इससे पहले स्लाइड शायद वो खाली थी, नहीं थी। चलो ये बाद में पीडीएफ में सेट करके दे देंगे आपको। तो ये क्वेश्चन यहीं से पढ़ लो, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स एससी एसटी एंड ओबीसी, इसको कौन सा रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोथ या नन। तो देखो जो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का होता है उसको वर्टिकल बोला जाता है, आपने याद रख लेना है। जो भी आप रिजर्वेशन यूज कर रहे हो वो वर्टिकल कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए वर्टिकल। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। रिजर्वेशन बताना है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट का और एक्स सर्विसमैन का, उसको क्या बोलते हैं। वर्टिकल तो हमने अभी आपको बताया था, एससी एसटी ओबीसी वाला रिजर्वेशन है वो वर्टिकल होता है, बट ये दूसरा है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अब आपने बिल्कुल इसको याद रख लेना है कि इस टाइप का जो रिजर्वेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिजिकली डिसेबिलिटी का हुआ, एक सर्विसमैन वाला रिजर्वेशन हुआ तो मानेंगे हॉरिजॉन्टल, बाकी वर्टिकल। इतना समझना है आपने। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है अगर आप बोलोगे तो रिजर्वेशन का छोटा सा एक टॉपिक है, आपको समझा देंगे। ठीक है, वैसे इसमें इतना ही आपको समझने की जरूरत है। चलो 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक टॉपिक वाइज है जो पेंशन रूल के रिवीजन है वो हम करवा देते हैं। कौन सा है, पेंशन का। चलो 7th क्वेश्चन है, सीसीएस पेंशन रूल 1972 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 जनवरी, 1 जून, 1 जुलाई, 1 मार्च। डेट सारी 1972 है, तो इसका ये तो श्योर है कि आंसर 1972 है, लेकिन है कौन सा। ठीक है, ना जनवरी है, ना जुलाई है, ना मार्च है, ये आपका जून है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1 जून। 1 जून 1972 विल बी द राइट आंसर ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 एनफोर्समेंट। कब से ये शुरू हुए, कब ये लागू हुए, तो ये 1 जून 1972 है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7th करा दिया आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं, एट प्रेजेंट द नॉर्मल एज ऑफ सुपरएनुएशन इज। सुपरएनुएशन का मतलब है ये, यहां पे लिख देते हैं सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति इस तरह से कुछ पता नहीं कैसे लिखा जाता है हिंदी में। सेवानिवृत्ति का क्या मतलब होता है, जब एज आपकी रिटायरमेंट की हो जाती है उसी एज को सुपरएनुएशन बोलते हैं। तो बताओ कितनी है, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसका जवाब कोई बच्चा गलत नहीं दे सकता। वो बच्चा गलत दे सकता है जो स्टेट के अकॉर्डिंग कंसीडर करेगा। जैसे कुछ स्टेटों में 58 ईयर्स हो रखी है, तो ये अगर करेगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 60 ईयर्स है इसका। तो इसका आंसर आपका होगा 60 साल। कितना होगा, 60 साल। और जो रिटायरमेंट की एज है वो हमेशा आफ्टरनून में होती है, जब भी होगी आफ्टरनून में होगी, एंड ऑफ द मंथ होगी। मंथ से पहले भी होती है, वो केस है वो हमने आपको समझाया हुआ है, वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्लियर कर देंगे। एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ, इसमें ही कर देंगे क्लियर, है ना। हुज डेट ऑफ बर्थ इज 10th अक्टूबर, ये 10th अक्टूबर है इनकी डेट ऑफ बर्थ। तो बताना है ये कब रिटायर होंगे। 10 अक्टूबर को आफ्टरनून में हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ हमने आपको बताया हुआ है। आफ्टरनून ऑफ 30th सितंबर, आफ्टरनून ऑफ 31st अक्टूबर, फोर नून ऑफ 31st अक्टूबर।
देखो ये भी बिल्कुल गलत है, लेकिन ये एक केस हो सकता था, अभी समझाएंगे आपको। 31 अक्टूबर के आफ्टरनून में है, एक है फोरनून में। तो फोरनून में रिटायरमेंट कभी नहीं होती, ये आएगा इसका राइट आंसर। जिस मंथ में बर्थ है उसी मंथ में रिटायरमेंट है, और वो रिटायरमेंट होती है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, और उसके भी आफ्टरनून में। लेकिन एक महीने पहले भी होती है, उससे मंथ से पहले भी होती है, अगर ये कंडीशन हमने पहले बताई हुई है, इफ डेट ऑफ बर्थ, ये फर्स्ट की 10th की जगह अगर 1 अक्टूबर होती तो 1 अक्टूबर में फिर इनकी रिटायरमेंट 30 सितंबर को ही हो जाती, 30 सितंबर 2025 जैसे अभी है। तो फिर इनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है DOR, ये कब होती, ये 30 सितंबर 2025 को आफ्टरनून में हो जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लियर है, जब भी फर्स्ट को बर्थडे होता है तो लास्ट मंथ रिटायरमेंट हो जाती है, सेकंड को होता है तो भी उसी मंथ होगी, थर्ड को होगा तो भी उसी मंथ एंड में होगी। तो ऐसे हर एक केस में एंड ऑफ द मंथ होती है। लेकिन जिसका बर्थ फर्स्ट को है उसकी रिटायरमेंट लास्ट मंथ, वो जो प्रीवियस मंथ है उसी में हो जाती है, उससे पहले मंथ के अंदर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे, कभी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, दैट इज यूपीएस। जैसे ओपीएस होती है ओल्ड पेंशन, ऐसे होती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नई पेंशन है ये। तो ये शायद क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे शायद भूल चुके होंगे इसका आंसर क्या है। तो ये आपकी एप्लीकेबल है, स्टार्ट हुई है कब से, 1 अप्रैल 2025 से। अगर कोई इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो वो कब से ले सकता है, केवल 1 अप्रैल 2025 के बाद जिनकी रिटायरी हैं जो, वो बेनिफिट ले सकते हैं इसका। ठीक है, यूपीएस दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 11th क्वेश्चन आ जाता है आपका सीसीएस पेंशन रूल 1972। ये एप्लीकेबल है उन एम्प्लॉइज पे जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया था कब, 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले, 1 जनवरी 2004 या उससे पहले, 31 दिसंबर 2004 या उससे पहले, 1 जनवरी 2005 या उससे पहले। अब देखो इसका आंसर ये पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको एनपीएस का तो जरूर पता होगा। क्या पता है एनपीएस का, कि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद वाले, ठीक है, ऑन एंड आफ्टर 1/1/2024, सॉरी 24 लिख दिया, ये 2004 है, ठीक है 2004, इनकी जिनकी भी ज्वाइनिंग है वो सब एनपीएस के दायरे में आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, एक दिन पहले तक ओल्ड पेंशन स्कीम थी और सीसीएस पेंशन रूल 1972 लागू होता था। तो इसीलिए आपका आंसर होगा 31 दिसंबर 2003। कितना होगा, 31 दिसंबर 2003 होगा राइट आंसर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972। जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया, उन पर रूल्स लागू होते हैं पेंशन के 1972 के। इज दैट क्लियर? होपफुली क्लियर। अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर, क्वालिफाइंग सर्विस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, समझाएंगे आज आपको इसके बारे में। तो क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा पीरियड नहीं आता। सर्विस एज एन अप्रेंटिस, मिलिट्री सर्विस ऑफ अ पर्सन री एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस, सर्विस ऑन प्रोबेशन फॉलोड बाय कंफर्मेशन, सर्विस एज SAS अप्रेंटिस इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो क्वालिफाइंग सर्विस में, मिलिट्री सर्विस में कोई रीएम्प्लॉयड हो जाता है सिविल सर्विस के दौरान तो भी वो क्वालिफाइंग सर्विस जोड़ी जाती है। सर्विस ऑन प्रोबेशन फॉलोड बाय कंफर्मेशन, ये आपके साथ होने वाला है, आप प्रोबेशन पे जाओगे पहले, फिर आप कंफर्म हो जाओगे तो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ी जाएगी वो। SAS अप्रेंटिस ही है कोई इंडियन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है। ये नहीं है, ये कौन सा नहीं है, कहीं पे अगर आपने अप्रेंटिस के तौर पे काम किया था किसी मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं आता, क्वालिफाइंग सर्विस नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विस एज एन अप्रेंटिस। ठीक है, तो उसमें आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होता। क्लियर हो गया, ये आपको बता दिया। अब थोड़ा सा टॉपिक है, इसको समझाएंगे भी आपको, क्वालिफाइंग सर्विस का। तो क्वालिफाइंग सर्विस का ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल समझा देते हैं।
क्वालिफाइंग सर्विस इज टू बी काउंटेड इन, बताओ। पूरे सालों में की जाती है, 6 महीने में की जाती है, 3 महीने कंप्लीट करने पे की जाती है, या कंप्लीटेड मंथ्स में की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। विदाउट जानने वाले बच्चे सोचेंगे कि ईयर्स वाली सर्विस होती है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अगर आपने 20 साल काम किया है तो इसका मतलब 40 हुए आपके हाफ ईयर्स, तो 40 हाफ ईयर्स से ही क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी। तो कंप्लीटेड 6 मंथ आपका काउंट होता है एक सर्विस के लिए, 3 मंथ इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जब भी आपने याद करना है तो बी करना है, कंप्लीटेड 6 मंथ्स को में ही क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका क्वालिफाइंग सर्विस का। अगर आप पढ़ते हो अपने सीसीएस रूल्स के अंदर, पेंशन रूल के अंदर 1972 में पढ़ोगे, तो आपको ये सारी की सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें आपने कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जो क्वालिफाइंग सर्विस के हैं, ठीक है। चलो, तो क्वालिफाइंग सर्विस का क्या मतलब हुआ, ये रूल नंबर 11 में मेंशन है। अगर रूल भी आपने याद करना हो, चलो एक मिनट आगे क्लियर कर देते हैं। ये देखो, क्वालिफाइंग सर्विस है तो रूल नंबर 11 के अंदर आता है। अब रूल नंबर 11 किसका है? सीसीएस पेंशन रूल का, ऑब्वियसली। सीसीएस पेंशन रूल्स कौन से वाले? 1972, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट, जब से ही शुरू हो जाता है, जब से वो पोस्ट को ज्वाइन करता है, ठीक है। टेम्परेरी सर्विस जो उसने फॉलो की है, कंफर्मेशन विदाउट इंटरप्शन, वो भी क्वालिफाइंग है, जो आपके साथ होगा। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर आप प्रोबेशन पर हो, ठीक है, और प्रोबेशन के बाद होगा आपका कंफर्मेशन, कंफर्मेशन तब तक हो जाएंगे जी आपको 2 साल, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। तो ये 2 साल आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया जाएगा, है क्यूएस, है क्यूएस का मतलब क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है। चलो, क्वालिफाइंग सर्विस की चीजें कौन कौन सी होती हैं? क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड, चलो इसको भी समझ लो थोड़ा सा, तभी ऑप्शन सॉर्ट आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ड्यूटी, जो भी ड्यूटी की है वो क्वालिफाइंग सर्विस है। ऑल काइंड ऑफ लीव क्वालिफाइंग सर्विस है। ऑल काइंड ऑफ लीव विद लीव सैलरी, जिसमें आपको सैलरी भी मिली थी, ठीक है। कोई अगर आप डेप्यूटेशन पे गए हो, वो आपका का आएगा। फॉरेन सर्विस आपने ज्वाइन की है, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में आएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन याद कर लो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, सर्विस एज एसएएस अप्रेंटिस। अब ये बच्चे अगर बुक से पढ़ते तो इनके समझ नहीं आता ये एसएएस वाले कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया हुआ है ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में आते हैं। अकाउंट्स ऑडिटिंग वाले थे ना, ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो भी होता है उसमें जो जॉब करते हैं एसएएस अप्रेंटिस, तो वो सर्विस भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होती है, ठीक है। और बताओ और कौन सा होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल ग्राउंड पे मिली है और बिना मेडिकल ग्राउंड पे मिली है। लेकिन बिना मेडिकल ग्राउंड पे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिली है तो उसमें यही लिखा होगा कि भाई देखो, इनके लिए ज्वाइन करना या ड्यूटी रिज्वाइन करना कोई साइंटिफिक है या कोई टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से नहीं कर सकती। तो ये पूरा का पूरा पीरियड ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस किया जाता है बिना किसी सैंक्शन के, ठीक है। तो ईओएल विद मेडिकल, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो विदाउट मेडिकल है उसमें ये प्रूव होना चाहिए टेक्निकली कि भाई ये ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भी रीजंस है। तो जो ईओएल वाला पीरियड भी है आपका, वो क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट पढ़ लिया आपने, अभी 1-2 पॉइंट और पढ़ लो। सस्पेंशन, अब बच्चों को लगेगा ये सर ने गलत बताया, लेकिन बच्चों सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, सस्पेंड हुए आप और माइनर पेनल्टी लगी
तो माइनर पेनल्टी वाला क्वालिफाइंग सर्विस में जुड़ जाता है, उससे दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो पीरियड भी जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी भी जोड़ा जाता है भाई। अब ये कौन सी बात हुई, बताओ ये कौन सी बात हुई? तो ये भी बात हुई। तो इसका मतलब सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी भी है तो भी क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ा जाएगा। अब ऐसा कौन सा पीरियड है जो आपका नॉट काउंटिंग एज क्वालिफाइंग सर्विस, नॉट काउंटिंग एज क्वालिफाइंग सर्विस, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना? जो है वो तो पढ़ ही लिया आपने। सर्विस रेंडर्ड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की एज से पहले कोई काम कर लो और आप कहो क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ो तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रूल तो कहता ही नहीं है ना, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जोड़ा जाता। सर्विस एज अप्रेंटिस, अब हमने सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन नहीं बोला, अप्रेंटिस में किसी ने काम किया केवल एस से एस की अप्रेंटिस को छोड़कर, और ये कौन सी अप्रेंटिस थी, हमने बताया था ना, अकाउंटिंग ऑडिटिंग जनरल वाली थी जो, तो वो वाली केवल क्वालिफाइंग है, बाकी सारे के सारे अप्रेंटिस आपके क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं आते। ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड, जो फंडामेंटल रूल नंबर 17 में आता है ना शायद, अनऑथराइज्ड एब्सेंस, वो सारा का सारा आपका डाइज नॉन बोला जाता है। डाइज नॉन मतलब एक वो पीरियड जो खत्म गया, जिसको माइनस कर दो आप अपने पीरियड से, तो वो क्वालिफाइंग नहीं होता भाई आपका, है ना। EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, कौन से केसेस में? अदर देन केस स्पेसिफाइड, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। क्या केस बताया? कि भाई टेक्निकली कोई रीजन हो ऐसा जिसकी वजह से वो ज्वाइन ना कर पा रहा हो, जो हमने ऑप्शन में दिया, ऑप्शन देख लो, पढ़ लो, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली विदाउट मेडिकल आपका काउंट नहीं होता। ठीक है। सस्पेंशन मेजर पेनल्टी वाला आपको पता है क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं आता, बट हमने तो बताया था आता है। अब याद रखना, सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी, ठीक है, इफ रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी doesn't order that it shall be counted as qualifying सर्विस। इस लाइन को बिल्कुल याद रख लेना। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी वाला हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्वालिफाइंग सर्विस होता है, लेकिन वही होता है, वो लाइन हमने नहीं लिखी, वो यहां पे लिख दी कि भाई अगर रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी है जो आपको दोबारा जॉब पे रखने वाली है, वही अथॉरिटी, अगर वो ये कह देती है कि ये पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में जुड़ेगा तो जुड़ेगा, अगर बोल देती है नहीं जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है। तो डज नॉट, हमने यहाँ पे डज नॉट लिख दिया कि भाई वो ऑर्डर ही नहीं देती कि भाई इसको क्वालिफाइंग करो, तो समझ लो वो नॉन क्वालिफाइंग है। इस बात को समझना आप। ठीक है। ओवरस्टेयल ऑफ लीव, या आपने जेटी कर दिया, कोई जेटी नॉट ऑथराइज रेगुलराइज्ड, अगर आपको टाइम मिला ज्वाइनिंग टाइम का 10 दिन आपने करी, 11वें दिन मतलब 12वें दिन एक दिन छोड़ के करी, तो क्या है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जुड़ने वाला फिर। तो ये 5-6 पॉइंट है जो हमने आपको बताए हैं, बस याद रखना है इनको, ये आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अंदर नहीं जोड़े जाते। ठीक है। और क्वालिफाइंग सर्विस का एक लास्ट पॉइंट रहेगा जो आपको समझाना है। ठीक है। वो कौन सा पॉइंट रह गया? वो ये पॉइंट रहेगा, राउंड ऑफ करने वाला। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ ये आपको समझा देते हैं। ठीक है। देखो, जैसे आपने नौकरी करी 19 साल,
ठीक है, 19 साल 5 महीने 10 दिन, और एक आपने करी 19 साल 8 महीने 10 दिन। देखो, अब जो क्वालिफाइंग सर्विस है, तो क्वालिफाइंग सर्विस आपको पता है 6 मंथ पीरियड होता है। 6 मंथ पीरियड, 6 मंथ पीरियड में तोड़ो इनको, तो 19 साल में बताना कितने 6 मंथ हो जाएंगे, सोचो 19 साल में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 40, 39, 39 हो जाएंगे, मतलब 19 दूनी 38, 38 होंगे, 38 होंगे ना। लेकिन आपने क्या समझना है, और इस वाले में कितने हो जाएंगे जी, इसमें भी 38 हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यही है, जहां पे 5 महीने हैं आपके, तो 5 महीने वाला जो पीरियड है वो कितना काउंट होगा, 5 महीने 25 दिन, सॉरी 10 दिन, हमारे में 10 दिन लिखे हैं ना, बिल्कुल 3 महीने से कम का पीरियड तो लैप्स कर देंगे, 3 से ऊपर वाला हम पूरा का पूरा जोड़ लेते हैं उसको। तो जोड़ो भाई इसमें भी, तो कितने हो जाएंगे, तो ये एक जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा ना, कितना बन जाएगा ये 39 बन जाएगा आपका, 39 पूरा ही जोड़ लिया हमने, 6 महीने से कम है हालांकि फिर भी जोड़ लिया। ये 8 महीने वाला ये भी जुड़ जाएगा, इसमें कितने बने थे हमारे, इसमें भी वही बनेंगे ना 39। आप बात को समझो, समझने वाली बात क्या है, यहां ये है लेस देन 6 मंथ बट ग्रेटर देन 3, तो होगा काउंट, तो कर लेंगे जी काउंट, ठीक है। बट सर्विस लेस देन 3 मंथ, सर्विस लेस देन 3 मंथ्स, ये कर देंगे जी साफ साफ इग्नोर्ड। अब आगे क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे ये, ठीक है, आपसे क्या है आगे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्लियर हो गया। कैसे पूछेंगे कि जो ये 8 महीने 10 दिन वाला पीरियड है ना, इसको 9 महीने गिन लिया जाएगा भाई, टोटली 9 महीने गिन लिया जाएगा, और फिर 9 महीने को उसमें जोड़ लिया जाएगा आपके 6 मंथ्स के अंदर, फिर आपका पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, अब ये 39 बने, 39 बने नहीं बने, 6 मंथ के अंदर जुड़ जाएगा तो तभी 39 बनेगा ये। चलो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक ही बात बताई है हमने आपको, अगर क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस और ग्रेचुटी उस हिसाब 6 महीने के हिसाब से काउंट होंगी ना, कंप्लीटेड हाफ ईयर, तो अगर 3 महीने या उससे ऊपर का कोई पीरियड है तो 1/2 ईयर, और 3 महीने से कम का पीरियड है उसको भूल जाओ, तो 3 से ऊपर ऊपर वाला आपने 6 महीने जोड़ के चलना है, बस ये याद रखना है आपने, 3 से ऊपर वाला क्या करके करना है, 6 जोड़ के चलना है। चलो आगे आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको दिखना है अंडर 7 सीपीसी फैमिली पेंशन शैल बी अलाउड। अब जो बेसिक था क्वालिफाइंग का हमने बता दिया आपको, अंडर 7 सीपीसी फैमिली पेंशन शैल बी अलाउड मैक्सिमम, भाई पेंशन हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन फैमिली पेंशन कितनी हो सकती है मैक्सिमम वो बताना है। तो वो बच्चों 75,000 तक हो सकती है, कितनी हो सकती है, 75,000 हो सकती है, इससे ज्यादा फैमिली पेंशन अलाउड नहीं है, रूल में मेंशन है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रेसिडेंट का राइट है कि वो किसी के पेंशन को रोक भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना, तो वो रूल बताना है आपने जिसमें पेंशन रूल में 1972 में ये चीज मेंशन है। तो कौन से में मेंशन है देख लेते हैं, रूल 9, 10, 11, 12, बताओ कौन सा रूल है, तो ये रूल 11 है। किसमें है ये, रूल 11, रूल 11 में मेंशन है कि राष्ट्रपति जी किसी का भी विदहोल्ड विड्रॉ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का राइट होता है। तो बस आपने रूल नंबर याद करना है इसका, दैट इज रूल नंबर 11, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन में बेसिकली पेंशन के कुछ डाउट हैं, क्वालिफाइंग सर्विस वाला डाउट है, ये हमने निकाल दिया। अब इसी क्लास के याद आ गया, हम आपको बता देते हैं, एक बच्चे की कमेंट है, अब उनका या तो ईमेल आया हुआ है या उनका टेलीग्राम पर मैसेज है, तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा था अर्न्ड लीव का, अर्न्ड लीव एनकैशमेंट। तो देखो बच्चों वो क्वेश्चन ना दोबारा से हमें या तो मेल पता नहीं मिल नहीं रही है, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है,
अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो लीव इनकैशमेंट वाला एक क्वेश्चन भेजा था आपने, न्यूमेरिकल टाइप है, वो क्वेश्चन दोबारा से हमें मेल कर देना और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ पेंशनर अंडर द हेड। जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हो, इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो, तो पेंशन किस में आती है? सैलरी में आती है, तो सैलरी में तो पेंशन आएगी नहीं। बिजनेस बिजनेस थोड़ी होता है सैलरी जो पेंशन, तो पेंशन आपके अदर सोर्सेज में काउंट की जाएगी। मतलब पेंशन का जो सोर्स है ना वो अदर सोर्स करके लिखा होता है जो आपकी इनकम है, तो इसलिए पेंशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आ जाती है अगर आप आईटीआर का फॉर्म फिल करते हो तो। क्लियर हो गया? चलो तो बच्चों 16th क्वेश्चंस थे जो हमने आपको करवाए, रिवीजन सेशन था। तो बेसिकली पेंशन पे फोकस इसलिए किया क्योंकि बच्चे पेंशन के मॉक क्वेश्चंस और वो मांग रहे हैं। तो देखो क्या है, ये क्लास भले ही लेट है आज, लेकिन एक तो ज्वाइनिंग टाइम जो हमने आपको बताया था, ज्वाइनिंग टाइम, तो ज्वाइनिंग टाइम का मॉक लेट ही मिलेगा पर आपको आज ही मिलेगा, 100% आज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, मिलेगा। और जो पेंशन वाला है, जो हमने कुछ क्वेश्चन आपको करवा भी दिए हैं, पेंशन का आपको पॉसिबली हम मंडे इवनिंग तक प्रोवाइड करेंगे, मंडे इवनिंग, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं, तो अराउंड 100-50-150 के आसपास हम क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में पेंशन से संबंधित। ठीक है, तो सारा डाउट निकल जाएगा, आंसर साथ में होंगे नो डाउट, तो टेंशन मत लो। और क्वेश्चंस जो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं मॉक क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर, उनको आप रीड आउट करते रहो क्योंकि टाइम रह गया है कम। ठीक है बच्चों, ज्वाइन कर सकते हो आप भी हमें, कोर्स है हमारा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, क्लासेस यूट्यूब की होती हैं, पीडीएफ आपको इन क्लासेस की मिल जाती है उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, साथ के साथ मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको उसी ग्रुप के अंदर। तो आज इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी है, लास्ट आपको 12 बजे तक मिल जाएगा वो। अगर आपने ज्वाइन करना है तो ईमेल करके आप पता कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।